नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा था उसको 1 साल पूरा हो चुका है। पूरा साल कोरोना की भेंट चढ़ गया और अब सभी के मन में ये सवाल है कि बच्चों के जो स्कूल खुल रहे हैं वो किस तरीके से खुलेंगे, जो सेशन चलेगा वो किस तरीके से चलेगा और पिछले साल के जो एग्जाम्स हैं वो कैसे होंगे। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्कूलों के सेशन को लेकर और परीक्षाओं को लेकर किसी तरीके का कोई शेड्यूल चेंज किया गया है और कैसे आगे इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा? नहीं, जैसे मैंने कहा था कि अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू में ये सेशन शुरू होगा, क्योंकि अब की बार थोड़ा लेट इसलिए है क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल खुले नहीं थे। थोड़ा सा लेट है सारे और सारा ही सिस्टम थोड़ा लेट होगा, तो उसके बाद उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ रहे, तो ऐसे में कोई ज़रूरी भी नहीं है, उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। तो हम उस पर पूरी चौकसाई से हमारी नज़र है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ जिस प्रकार की होंगी उस प्रकार से निर्णय लेंगे। तो अभी ये मानना सही नहीं होगा कि 1 मई से स्कूल जो है अगला सेशन स्टार्ट होगा? नहीं, अभी तो आप मान के चलोगे होगा ना, नहीं होगा तो नहीं, बिल्कुल भी होगा 1 मई से। लेकिन अगर कुछ परिस्थितियों में बदलाव आता है, ऐसा कोई थोड़ी समस्या आती है, तब उसको चेंज करेंगे, नहीं तो 1 मई से शुरू करेंगे। परीक्षाओं को लेकर किस तरीके का शेड्यूल रहेगा? देखिए, जो पहली दूसरी के बच्चे हैं उनकी तो मौखिक परीक्षा है, तो अपने अभिभावक की मर्जी से ही वहाँ आएंगे और उनकी मौखिक है। तीसरी से लेकर 8वीं तक जो है ऑनलाइन है। हमने एक ऐप डेवलप कर लिया, पिछली बार भी वही ऐप था और बच्चों ने पिछली बार भी बहुत बड़ी संख्या में लगभग 80% बच्चों ने उसके ऐप के साथ जुड़े थे। उसमें हमने एक फैसिलिटी दी कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो ऐप ओपन रहेगा, खुला रहेगा और एक टाइम में लगभग 5 बच्चे उस पर एक ही मोबाइल से उस पर अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो पिछली बार भी बड़े अच्छे परिणाम रहे। अब की बार में उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा बच्चे उस पर जुड़ेंगे। और 9वीं से 11वीं तक के जो पेपर हैं वो ऑफलाइन हम लेंगे और जो यूनिवर्सिटी के पेपर हैं वो यूनिवर्सिटी के ऊपर ही छोड़ दिया कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी लेना चाहते हैं उसका निर्णय वो करेंगे। सरकार ने जो स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है 1057, उस पर विपक्ष जो है लगातार विरोध कर रहा है और कह रहा है कि जैसे कि गीता बुकलपुर शिक्षा मंत्री कह रही थी 20 साल लग जाते हैं स्कूल को शुरू करने में, खड़ा करने में। अभी एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका किस तरीके से रहेगा और जो वजह आप देखते हैं वो क्या रही इस स्कूल बंद करने में? देखिए, स्कूल को स्थापित करने में 20 साल लगते हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन स्कूल तो बच्चों के लिए है। अगर बच्चे वहाँ हैं नहीं पढ़ने के लिए तो फिर स्कूल का क्या करेंगे? अब बच्चे हैं नहीं वहाँ। हमने जो निर्णय लिया वो हमने 25 से कम बच्चों में निर्णय लिया, जहाँ 25 से कम बच्चे हैं। और ये 1057 स्कूल में से मैं समझता हूँ 800 से ज़्यादा, 800 से नहीं शायद 900 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहाँ 15 से भी कम बच्चे हैं। तो कैसे फिजिबल है? मान लीजिए एक स्कूल में 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो ऐसे स्कूल कैसे संभव है? वो मैंने समझता हूँ उनका कोई उपयोग है अगर एक टीचर को वहाँ रखें। अगर टीचर ना रखें तो बड़ा पाप है वो भी कि बच्चे ऐसे रहेंगे। तो वो संभव नहीं था। अगर आने वाले टाइम में बच्चे बढ़ते हैं, इस प्रकार का गांव में आश्वासन देता है, तो हम उस पर पुनर्विचार कर लेंगे स्कूल के बारे में कि वहाँ अगर बच्चे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्कूल ही ऐसे हैं जो एक ही गाँव में 2 स्कूल हैं या 3 स्कूल हैं, तो उन्हीं बच्चों को हमने दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं थोड़ी दूरी पे भी होगा तो उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। एक कोरोना की दवाई का इंतज़ार सभी को था कि कोरोना की वैक्सीन बनेगी, अब आ गई है, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ गांवों में भी इसका विरोध हो रहा है कि वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, लोग तो जागरूक हैं, लगवा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो व्यवस्था फैलाना चाहते हैं। अब जैसे अभी मैंने किसान यूनियन का देखा, आगे वो कह रहे हैं कि अभी वैक्सीन नहीं लगवानी, हम उसका विरोध करेंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो वैक्सीन अगर नहीं लगवाए तो नुकसान किसका कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपना ही कर रहे हैं ना जी। मान लीजिए मुझे आज कोरोना देता है तो सबसे पहले उससे प्रभावित कौन होगा? मेरे ही परिवार होगा सबसे पहले, या मेरे मित्र होंगे, या मेरे मिलने वाले होंगे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो वहीं, चलो देश का नुकसान तो है, पर देश से पहले नुकसान तो मेरा ही है। तो इस प्रकार की बयानबाजी करना कि किसान यूनियन उसका विरोध करेगी, मैंने एक गाँव में देखा भी, आज असंध के एक गाँव में विरोध कर रहे हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया कि इसने ऐसे नुकसान कर दिया, फलाने ऐसे। ये नहीं कि डॉक्टर भी अभी यही है। पहले तो ये कानून के डॉक्टर बन रहे थे कि भाई बिल गलत हैं, ये बिल वापस होने चाहिए, बिल समाप्त होने चाहिए, काले कानून हैं, जबकि उसकी कोई जानकारी थी नहीं। तो उसके बारे में अब मेडिकल की भी जानकारी है कि अब ये भी बताने लग रही है कि कोरोना का टिक्का लगवाना, अगर नहीं लगवाना तो उसका विरोध हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, बिल्कुल कतई गलत है।
और कोरोना का इंजेक्शन लगवाना ही चाहिए। देखिए हर चीज़ के लिए अब आपके सामने है, पहले कई बार लोग कहते, अब ऐसे ही प्रयास किया तो चेचक समाप्त होगी। पहले चेचक के कितने, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम पता चलता आज उसका खसरा निकल रहा है, आज उसका रहा, आज उसका रहा, लेकिन आज समाप्त होगी। पोलियो के आपके सामने है, प्रयास किया डॉक्टरों ने, लगातार लगे रहे और आज वो बीमारी खत्म होगी। ऐसी बहुत सी बीमारियां, टीबी के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल कर लिया, और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो बात मानना। अभी मुझे कोरोना गया था, अब डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आपको वहाँ दाखिल होना चाहिए। हालांकि मैं भी अपने मन से सोच रहा था कि भाई ऐसा कुछ लग तो रहा है ना, ठीक हूँ मैं तो, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टरों की मानने के बाद मैंने तुरंत उस पर एक्शन लिया और मैंने तुरंत गया और दाखिल हो गया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। पर मैं अगर डॉक्टरों की ना मानता तो निश्चित तौर से मुझे उसके परिणाम भुगतने पड़ते। ठीक तो मैं हो जाता, पर लेकिन ज़्यादा दिक्कत के साथ होता। तो इस शरीर के बारे में जो जानकारी है वो डॉक्टरों की जानकारी है, ना कि कोई भी आदमी कहे कि मैं भी इसके बारे में राय दूँ। मेरी राय का मतलब उसमें कोई राय नहीं होती। अब भी जैसे इंजेक्शन लगाने की बात आई तो मैं समझता हूँ इसके लिए उत्साह बढ़ाने की नहीं, जिम्मेदारी मेरी। मैं अपने आप गया डॉक्टर साहब के पास और मैंने कहा कि भाई इंजेक्शन लगवाना, उन्होंने मेरा इंजेक्शन लगा दिया। अब कुछ लोग है थोड़ी बहुत ही कोई किसी को समस्या होती है, मुझे खैर कोई समस्या ही नहीं है बिल्कुल भी, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ इंजेक्शन लगाने के बाद। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा बहुत, किसी को कहते हैं बुखार भी होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ठीक है, इतनी बड़ी बीमारी से अगर आप सुरक्षित रहे, छोटा मोटा बुखार हो भी गया या दिक्कत भी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, करना ही चाहिए, सहयोग करना चाहिए सबको। कितने दिन हो गए आपको पहली डोज ली थी, दूसरी डोज अब वैक्सीन की आपकी कब लगेगी? नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम है, सेशन समाप्त होने के बाद मैंने लगवाया था, 18 तारीख को मैंने लगवाया था, और ये 30 दिन के बाद एक दोबारा इसकी डोज लेनी, तो अभी तो काफ़ी टाइम है। एक जागरूकता की कमी इस वजह से भी हो सकती है, सभी विधायकों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से जो है वो अभी तक नहीं लगवाई गई है। आप कुछ कहना चाहेंगे वैक्सीन लगवाने को लेकर? देखिए अब उम्र का हिसाब है ना जी, वो 60 साल पे लगे रहे अभी। अब मेरी 60 साल थी, मैंने लगवा ली। अब जरूरत तो नहीं है कि दूसरा जिसकी उम्र अभी 60 नहीं है वो भी जरूर लगवाने। अब जो सरकार ने फैसिलिटी दी, अब इसमें भी कई बार बातें हैं, अगर कम उम्र का लगवाया बोले मंत्री ने पहले लगवा ली। अब हमारे पास तो हर तरीके के सवाल उठेंगे ना। अब मेरी थी 60 तो इसलिए मैंने लगवा ली। अब कुछ लोगों की 60 से कम है, उन्होंने भी नहीं लगवाई, जब सरकार 60 से कम का लगाना शुरू करेगी। पर मैं समझता हूँ इसके लिए किसी उसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं लगवाऊँ। और मुझे ये बात मान ही लेनी चाहिए कि जो बात डॉक्टर करे उनकी जानकारी है, मेरी जानकारी नहीं है इसमें, चाहे भले ही मैं मंत्री हूँ। तो इसका मंत्री का बढ़ने का मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर भी हूँ। जो डॉक्टर कह रहे हैं हमें उसी की बात माननी चाहिए, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई अन्य सर्विस में है, चाहे बिजनेसमैन है, तो डॉक्टरों की सलाह माननी चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ थे और उन्होंने आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर और कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से थोड़ी भ्रांतियां फैली थी उनको लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।